और बढ़ेंगे खबरों में। खनन माफियाओं का बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है। मामला यूपी के सीतापुर मोहली कोतवाली क्षेत्र के चड्रा गांव का है, जहां पर अवैध बालू खनन का विरोध करने पर दबंगों की दबंगई का कहर बरपा। परिजनों की माने तो खनन माफियाओं ने घर में घुसकर हमला बोलकर लाठी डंडों से पूरे परिवार को जमकर पीट दिया। पिटाई में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी द्वारा साधारण मारपीट का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारा नाम है रामपाल। इनका क्या नाम है? इनका माया। माया नाम है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? चढ़रा की रहने वाली। चढ़रा यही हो हम चड्रा थाना मोहली। हाँ। किसने मारा पीटा है? वो मिथुन और सोनू। इन लोगों ने क्यों मारा है? सोनू, कालिया, हाँ। मिथुन। क्यों मारा क्यों है? मारे ने की वजह के वो हमारे खेत में बालू भरते रहे। हाँ। रोज तो हम मना करें। हाँ। तो क्या मतलब वो ये निरीक्षक मोहली द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि कल शाम को उनके क्षेत्रांतर्गत ग्राम चड्रा में दो पक्ष जो कि आपस में मेरे भाई हैं, एक रामपाल और एक राजपाल, इन दोनों के बीच में शराब पी करने की दशा में कुछ कहासुनी हुई। फिर आपस में बात बढ़ी, मारपीट होने लगी। उसी में दोनों पक्षों की जो उभय बुआ है, वो उनका नाम श्रीमती माया देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, लगभग उम्र उनकी 55 वर्ष है, वो बीच बचाव के लिए आगे आ गई दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए। खनन माफियाओं के बढ़ते हौसले का एक मामला कल ही बरेली से सामने आया, जहां पर थाना इज्जत नगर के रजापुर माफी गांव में अवैध खनन को रोकने पहुंचे एसडीएम सदर को कुचलने की कोशिश की गई। खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश साफ दिखती नजर आ रही है और ये साफ दिखाती है कि अब खनन माफियाओं को किसी का भी खौफ नहीं रहा है। और इसी बीच हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से दर्शक जुड़ चुके हैं। उमेश, अपनी बात रखिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में खनन माफियाओं को किसी का डर नहीं रहा है, ना पुलिस का ना प्रशासन का। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं को किसी का डर नहीं रहा है, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना शासन का डर है। गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है, खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी उमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वहीं बीते महीने भी खनन माफियाओं की चौंकाने वाली खबरें सामने आई, जिसमें खनन माफियाओं ने एक सिपाही की हत्या कर दी थी। पूरा मामला आगरा थाना खेराखड़ क्षेत्र के नगला सोन का है, जहां पर खनन माफियाओं के साथ सैया पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। दरोगा ने फोर्स संग खनन माफियाओं को घेरना शुरू किया, जिससे बचने के लिए माफियाओं ने एक सिपाही सोनू चौधरी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। बता दें कि शहीद सिपाही हाजिरपुर जिला अलीगढ़ का रहने वाला था। खनन माफियाओं ने सिर्फ सिपाहियों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि उन्होंने खनन अधिकारी को भी अपना निशाना बनाया है। और ये मामला बीते सितंबर माह का है, जहां पर बांदा जिले में अवैध खनन की लगातार शिकायत मिलने पर देर रात खनिज अधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ नगर कोतवाली के अंतर्गत गंछा खदान पर छापा मारा, जहां पर कई ट्रैक्टरों की बालू की चोरी की जा रही थी। जब ट्रैक्टरों को पकड़कर रोका गया, उसी दौरान 20 से 25 व्यक्तियों ने खनिज अधिकारी और उनकी टीम को घेरकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद किसी तरह से पूरी टीम ने झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद मौके से 3 ट्रैक्टरों को चालकों के साथ पकड़ भी लिया गया और तीनों चालकों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। राजघाट के अंदर ही जैसे गए तो एक ट्रैक्टर टाली आते हुए दिखी, तो हम लोग की गाड़ी को देख के चालक द्वारा बालू मोरंग पलटते हुए ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया।
तभी हमने अपने एक सिपाही एक होमगार्ड वहाँ पे लगा दिया गया कि इसको देख रहे हैं, हम लोग आगे जाके देखते हैं। आगे 300-400 मीटर आगे गए तो मुक्ति धाम मेन गेट के पास है, देखिए कि एक मोहरम से टिकट लदा हुआ आ रहा था और उसको हमने रुकवा, उनसे पेपर की मांग की, उनके द्वारा कोई पेपर ऊपर नहीं बताया गया। फिर तभी एक टाली आई और टाली के वाले से पूछा गया कि आप कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि छापा पड़ने की सूचना पे हम मोहरम खाली करके भाग रहे हैं। तभी हमने पकड़ा, उन दोनों से मोबाइल लिए, उनके मोबाइल में राम मिलन नामक किसी आदमी का फोन आया था, फिर स्विच ऑफ करके हमने रख दिया। तभी हमने तत्काल फिर पुलिस को सूचना दिया, कोतवाली सिटी को सूचना दिया और फिर अपने उन सिपाहियों के बारे में उनसे फ़ोन लगाया जिनको रास्ते में खड़ा कर दिया गया था, तो उन्होंने बताया कि 10-15 लोग आए और ट्रैक्टर छोड़ा के जबरदस्ती ले गए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और बताया कि किस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कहीं पर एसडीएम सदर पर वो ट्रैक्टर चला देते हैं, उनको कुचलने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं पर सिपाही की हत्या कर दी जाती है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। रोहित, अपनी बात रखिए। जी मैडम, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार। मैं भी देख रहा था कि अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई करने की वजह से वहाँ पर जो है पुलिस अधिकारियों या अधिकारियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा हमला अधिकारियों की मिली भगत के बगैर हो नहीं सकता। कानपुर में जो हुआ इतना बड़ा मसला, वहाँ पर पुलिस की मिली भगत की वजह से हमारे पुलिस के इतने जवान शहीद हुए। अवैध खनन में हमारे ही सरकार के, हमारे ही प्रशासन के किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिली भगत से ही इतना सब कुछ हो रहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि आखिर पुलिस वहां गई तो उनको ये चीज बिफोर टाइम कैसे पता चला, ये जांच का विषय है। नमस्कार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आखिर खनन माफियाओं की बारी कब आएगी, ये सवाल के न्यूज पूछ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं, बरेली से फजल उर रहमान जी जुड़े हुए हैं, और बीजेपी नेता केसी जैन लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और आगरा से सपा नेता राहिसुद्दीन कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फजल उर रहमान आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बरेली में एसडीएम सदर के ऊपर उनको कुचलने का प्रयास किया गया और उनके अर्दली को कुचलने का प्रयास किया गया, उस पर कार्रवाई की बात कही गई थी, क्या कुछ अभी तक निकला है? कार्रवाई की जब बात की गई थी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि साहब जांच की जा रही है, जांच में 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और उसके बाद ही उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज तीसरा दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी अबरार, माफ कीजिएगा, जी फजल, हमारे साथ अबरार अली जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अबरार, जिस तरीके से सीतापुर में भी महिला के घर में घुसकर खनन माफियाओं ने महिला को मारा, उसका क्या कुछ अभी तक अपडेट निकलकर सामने आया है? जी आपको बताना चाहूंगा, ये थाना महोली क्षेत्र का चढ़रा गांव पड़ता है, जहां पर उसके परिवार का आरोप था कि जो खनन माफिया था इसका खेत जबरन खोद रहे थे और उसका विरोध भी किया था उसने, और जिसकी शिकायत उसने एसडीएम और थाने में की थी। लेकिन उसके बाद भी शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार वो उसकी दुश्मनी बनी रही और लगातार वो खेत उसके से बालू निकाल रहे थे, उसी का विरोध ये महिला भी कर रही थी और उसका परिवार भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो उसके घर वालों तक पहुंचकर और 6-7-8 लोग उसके घर पर हमला कर देते हैं कि तुमने शिकायत क्यों की थी। इसी को लेकर वो इतने नाराज हुए कि महिला को इतना पीटा कि वो उसके सिर पर डंडा लगने से उसकी मौत हो जाती है। जिला अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस की बात मानी जाए तो पुलिस ने पूरी तरीके से उसको मारपीट का मामला साधारण मामले में उसको तब्दील कर दिया और खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। कि जिस तरह से वो परिवार आरोप लगा रहा है कि उसके खेत से बालू लगातार निकाल रहा था और वो बेचे जा रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा पहले से अगर की जाती तो शायद ये महिला की मौत नहीं होती। जी अबरार, और इसी बीच हमारे साथ राजेंद्र हजारीबाग से जुड़ चुके हैं, दर्शक है। राजेंद्र, अपनी बात रखिए। मैं आपके पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं मैम जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस आजादी का 70 साल से ज्यादा हो गया है जी। आजादी का 70 साल हो चुका है और बात पर मर्डर, रोज मर्डर, सुबह मर्डर, शाम मर्डर, हर लोगों का मर्डर। तो मनुष्य 14-84 लाख जोनों के पास मिलता है।
तो मर्डर के बदले मर्डर का कानून क्यों नहीं बनाया जाता है कि जो मर्डर करता है उसको तुरंत मर्डर किया जाए? ऐसा कानून आप क्यों नहीं बनाते हैं? ये अंधा सरकार है। ये 70 साल से रोज सुबह शाम चारों पट्टी देखते हैं मर्डर होता है, तो मर्डर के बदले मर्डर का कानून बनाया जाए। इस पैनल में जितने लोग उपस्थित हैं, ऐसा कानून बनाने का आवाज उठाने कब ले तारीफ होगा? रोज मर्डर हो जाता है, मनुष्य का मामूली बात है क्या? दाल भात का कोर है? जी राजेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिर खनन माफियाओं की बारी कब आएगी? भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, उनके गुर्गे हो। भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन खनन माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? इनकी बारी कब आएगी? सीधा सवाल। देखिए, इसके पहले भी बड़ी कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जी, वो चाहे भू माफिया हो या खनन माफिया हो या गुंडे और अन्य तरीके के माफिया हो, आप देखिए बड़ी कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इन माफियाओं पे लगातार हो रही है। इसके पहले फतेहपुर में जो घटनाएं हुई थी, उसमें भी सिपाही पे जिस प्रकार से खनन माफियाओं ने हमला किया था और जांच में तमाम सारी चीजें सामने आई थी। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति के दबाव में जिन डीएम और जो वहां पे डीएम और एसडीएम ने जिस प्रकार से नवीनीकरण में पट्टा करने में लापरवाही की थी, उन बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई। और अभी इसके पहले झांसी और आगरा में जो इनकाउंटर हुए, इन इनकाउंटरों में कई सारे जो है इसमें कई इस तरीके के जो खनन माफिया थे वो मारे गए हैं और कईयों को इस तरीके से जो अभी तक फरार चल रहे थे, जिनके खिलाफ बाकायदा न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी था, लेकिन पिछली सरकार के द्वारा उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि वो सब या तो फरार थे या फिर न्यायालय में अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे थे। आज वही खनन माफिया अपने आप को न्यायालय में सरेंडर भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी ने जो ट्रिब्यूनल में और न्यायालय में अपनी रिट दाखिल की, उसके बाद में 212 करोड़ रुपए का जुर्माने के लिए न्यायालय ने आदेश किया, ट्रिब्यूनल ने, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें से बड़ी धनराशि इन खनन माफियाओं से वसूला है। साथ ही साथ जो नया पोर्टल है, जो खनन पोर्टल है नया, उसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25,000 रुपए का जुर्माना है। जो लोग जितने एरिया में इस तरीके का खनन करते हुए पाए जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो बड़ी कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। और अभी जो तत्काल की जिस घटना के बारे में आपने जिक्र किया, वास्तव में शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी केसी जैन जी पकड़े ही तो नहीं जा रहे, खनन माफिया पकड़े ही तो नहीं जा रहे। बरेली का भी आपको हमने मामला बताया, जहां पर एसडीएम सदर को कुचलने का प्रयास किया गया और अभी तक सिर्फ और एक रटा रटाया जवाब दे दिया जाता है कि कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच पूरी हो जाएगी तो कार्रवाई कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जाती, छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी जाती है और बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद खनन माफिया जो है वो फिर से उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। सीतापुर का अभी हमने आपको बताया कि सीतापुर में किस तरीके से खनन माफिया जो है वो घर पर जाते हैं और महिला की हत्या कर देते हैं और उसके बाद जब घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, अभी तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर क्या कहेंगे आप? पकड़े ही नहीं जा रहे वो। आपने बड़े विषय के उठाया है, आपके चैनल को धन्यवाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पे लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। और रही बात यह कि कार्रवाई नहीं होने की, ये तो असंभव है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि कार्रवाई ना हो, कोई बच करके भाग जाए। मैं आपको बताऊं, इसके पहले महाराजगंज के फतेहा तहसील में एसडीएम के ऊपर राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम रहे राजेश कुमार पर, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होकर के इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में की गई हैं। तो जब डीएम, एसडीएम और एसपी नहीं बच रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना कि खनन माफिया के सर पे कोई बच जाएगा,
बिल्कुल असंभव बात है। केसी जैन जी, जो पकड़े गए आप उनके आंकड़े बता रहे हैं ना, जो नहीं पकड़े गए उनका क्या? हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं पकड़े गए, जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ताजे मामले बता रहे हैं आपको, सीतापुर हो गया, बरेली हो गया, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पकड़े गए वो कैसे पकड़े गए वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी जो आपको ताजा अपडेट हम दे रहे हैं इन पर आपको क्या कहना है? खनन माफियाओं के हौसले अब इतने बुलंद हो गए कि वो घर में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं, एसडीएम सदर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहा है उनको इतना बढ़ावा? कौन दे रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सीतापुर की जिस घटना के बारे में आपने जिक्र किया है जी, उसमें बिल्कुल 100% जो भी अपराधी है, जिनकी सह पे अपराधी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए वो किसी भी दल से जुड़े हों, कितनी भी पहुंच वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हमने आपको बताया, जब डीएम और एसपी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी कार्रवाइयां की है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बड़े अधिकारी बच जाते हैं जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त होते हैं। सिर्फ छोटे अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, कई सारे बड़े अधिकारियों पे एसडीएम और डीएम और एसपीओ को जबरन वीआरएस देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथ ही साथ जो अपराधी हैं, जो अभी तक जिनको संरक्षण मिल रहा था, उनके खिलाफ 2-2 साल से 3-3 साल से बाकायदा न्यायालय से एनबीडब्ल्यू जारी था, और जो बाकायदा न्यायालय के द्वारा जिनके ऊपर इनाम घोषित था और जो अभी तक बचे हुए घूम रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया है। साथ ही साथ पुलिस का दृढ़ विश्वास भी बढ़ा है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी बढ़ी है, और जो ये इनकाउंटर हो रहे हैं वो उन अपराधियों के हो रहे हैं जो 50-50 हजार की इनामी बदमाश है, और जो विपक्ष है उसमें भी राजनीति कर रहा है कि ये फला बिरादरी के थे, ठाकुर थे, पंडित थे, क्षत्रिय थे, मुसलमान थे, यादव थे। अरे अपराधी अपराधी होता है, उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष उनका इस तरीके से वर्गीकरण करके जाति का सहारा लेकर के उनको बचाने का प्रयास करता है। इस तरीके का कुकृत्य तो विपक्ष कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब कार्रवाइयां होती है तो उनको कहीं ना कहीं जात बिरादरी और संप्रदाय में ला करके इस तरीके की कार्रवाइयों पर प्रश्न लगाने का काम करते हैं। और जो तत्काल घटनाएं हुई हैं, आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी कार्रवाई इस पे हुई है। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल केसी जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर अपराधी बख्शा जाएगा या पकड़ा जाएगा। और जिस तरीके से लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 6-6 महीने का राशन लेके भी लोग चल दिए, हम वहां से हटेंगे नहीं। कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कामगारों को मिल रहा है रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ने सीधे 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो चुके कामगारों को दोबारा रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार 2020 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रूप से कार्यरत है। मेरा ये मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नीतिबद्ध तरीकों से कार्य कर प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 1.25 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी रोजगार दिया है। साथ ही सरकार ने आज 60 लाख से अधिक कामगारों का
जॉब कार्ड बनवाकर उनके जीवन यापन को भी सरल बनाया है। दृढ़ संकल्प से कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में आज रोजगार की है बहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात करें कि आखिर खनन माफियाओं की बारी कब आएगी। जिस तरीके से लगातार सूबे में खनन माफियाओं का हौसला बढ़ता जा रहा है, अवैध खनन का शिकार हो रहे हैं जिले, प्रशासन का डर खत्म हो चुका है, कार्रवाई करने पर अधिकारियों का पर हमला हो रहा है, कभी सिपाही कभी एसटीएम निशाना बनाए जा रहे हैं। तो आखिर खनन माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन कब होगा, और यही सवाल हम पूछ रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रईसुद्दीन कुरैशी सपा नेता जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रईसुद्दीन जी, आपकी राय जानना चाहेंगे इसको लेकर सबसे पहले। जी, जिस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमला हो रहा है अधिकारियों पर, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए मैं बताता हूँ आगरा के संबंध में जो हुआ थाना सैया क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियों के इतने हौसले बढ़ गए कि सिपाही को सरेआम मार दिया गया। कानून का अपना राज होना चाहिए, कानून का राज इस वक्त खत्म हो गया। मैं बताना चाहता हूँ आज 4 साल सरकार को बने हुए, जब ये हुआ जी तो थाना सदर से लेकर थाना आपका फतेहपुर सीकरी तक इन्होंने इतना ज्वलंत कर दिया कि ना तो एसपी सिटी को छोड़ा ना किसी को छोड़ा। असल में सबसे बड़ी चीज है, आपको जो अराजकता हो रही है ये नेताओं के द्वारा हो रही है, और नेताओं के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा जो आगरा से करीब 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, एक मेयर है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसके बावजूद आगरा के जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, मानने के लिए इकबाल, पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होने दे रहे नेता लोग, और आगरा को पूरी तरीके से नर्क बना रखा है। और मैं कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म कर दिया गया है। ये नेताओं को ये सोचना चाहिए कि सरकारें आती और चली जाती हैं, विकास के कार्य पे ध्यान देना चाहिए, ईमानदारी पे ध्यान देना चाहिए, जनता किस तरीके से खुशहाल हो सके वो काम करना चाहिए, विकास कार्य कैसे हो। देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आगरा से लेकर, को भूल गए आप? नहीं, मैं कैसे भूल जाऊंगा? मैं तो आपको याद है या नहीं याद है? मैं तो आपको भी नहीं भूल रहा, क्योंकि जिस तरीके से आपके कार्यकाल के अंदर हो रहा है ये दुनिया देख रही है। इस तरह से आपके कार्यकाल के अंदर इसके पहले क्या हुआ आपको मालूम है? पहले फतेहपुर में क्या हुआ था याद है आपको? मुझे मालूम है में क्या हुआ था याद है आपको? जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तरीके से जूता और पुलिस के ऊपर हमला किया था माफियाओं ने, केसी जी एक एक करके बात करिए, एक एक करके। प्रजापति जेल में है सांसद और इनको जेल। केसी जी रईसुद्दीन को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। सरकार ने किया है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा आपके पास दूसरा काम नहीं है। आप केवल झूठ बोल सकते हैं और सरकार मतलब जनता को 50,000 के इनामी बदमाशों को आपने संरक्षण आप ही दे रहे हैं। आप जितने 50,000 के इनामी बदमाशों को संरक्षण किसने दे रखा था? मैं वही बात बता रहा हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी किसी से छिपी हुई है आज की डेट में। अरे आपसे भी नहीं छुपी हुई है, मैं तो आपकी भी कह रहा हूँ कि जिस तरीके सांसद और विधायकों को जूता लात हुआ आपको याद नहीं है? 100 से ज्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं, आपको ये देखना चाहिए कि आगरा की ये 20,000 1 लाख रुपए की इनामी रहे, जिसको सजाने का काम माननीय और आपके पार्टी के सदस्य भी रहे वो, आपकी पार्टी से वो लोग चुनाव भी लड़े। अरे आपको याद जो एनकाउंटर हुए हैं। केसी जी और रईसुद्दीन जी, हम लोग खनन माफियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, और रईसुद्दीन जी मेरा आपसे ये सवाल है कि बदायूं में खनन माफिया जो हैं वो अवैध खनन कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इसमें ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें सपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है खनन माफिया को। क्या कहना है आपको इस पर?
आरक्षक जो प्राप्त है आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। और आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके से इन्होंने अपना मतलब जो है जुल्म का राज कायम किया हुआ है, ये आप सब देख रहे हैं। अवैध खनन तो आपकी सरकार में भी कम नहीं हुआ है सर। हमारी सरकार में क्या हुआ, क्या लब जिहादी, खनन माफिया, भू माफिया सब फरार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से। क्या बात कर रहे हैं मतलब आप जानते या हैं तो वो जेल में है या तो वो जेल में या फिर वो प्रदेश छोड़ दे रहे हैं। आपको भू माफिया, खनन माफिया और लब जिहादी थे, जिहाद का मामला सारे लब जिहादी उत्तर प्रदेश छोड़ दे रहे हैं। आप जिहाद जानते ही नहीं हो, जिहाद कहते किसे? आप तो जिहाद को ले लिया और दूसरे लफ्ज ये कह देते हैं कि आपने मतलब जो है मुमकिन नामुमकिन, आप जानते क्या उसके बारे में? आपको तो कुछ भी नहीं मालूम है। जिहाद का मतलब बता दीजिए है क्या? होता है स्ट्रगल, जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। आपने बता दिया और बदनाम कर दिया, गुमराह कर रहे हैं दूसरे लोगों को, दूसरी कौमों को बरगला रहे हैं। आप दो चार लफ्ज याद कर लेते और उसके बाद आप चिल्लाना शुरू कर देते। आपको मालूम तो है नहीं जिहाद कहते। देखिए ये कोई नहीं कह, किसी के धर्म में ये नहीं है। हम धर्म को नहीं कह रहे, मतलब हम धर्म को नहीं कह रहे हैं। मतलब आप अपने लोगों को समझाइए, मतलब उन लोगों को समझाइए जो कर रहे हैं। केसी जी और रईसुद्दीन जी, हम लोग खनन माफियाओं के बारे में बात करें, आप धर्म को यहाँ पर बीच में क्यों ला रहे हैं और शांति से बात कर सकते हैं। केसी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, सिपाही का जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, सीतापुर में महिला की हत्या कर दी गई, ये बताइए आखिर कब खनन माफियाओं पर अंकुश लग पाएगा? जा रहे हैं मंदिर में, जा रहे हैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने, कलावा बांध के जा रहे हैं। ये क्या है? ये लब जिहाद नहीं, क्या है ये? रईसुद्दीन जी और केसी जान जी, हम लोग खनन माफियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लव जिहाद और धर्म को यहाँ बीच में लेकर मत आइए और शांति से बात करिए। ये किस सरकार में पला फूला? इस तरीके का काम किस सरकार में पला फूला? आपकी सरकार में पला फूला ना? आपको जानकारी कम है। फिर आपको आपत्ति क्यों है? अगर आप कानून आ रहा है आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं। आप कहिए हाँ। केसी जान जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर खनन माफियाओं की पर कार्रवाई कब होगी, इसका जवाब दीजिए। आप जब हिंदू के घर में पैदा हुए थे, हिंदू है, मैं मुसलमान के घर में। रईसुद्दीन जी बात सुन लीजिए कम से कम। लव जिहाद पर हम बात नहीं कर रहे, हम खनन माफियाओं पर बात कर रहे हैं। मुद्दे से मत भटकिए। खनन माफियाओं पर बात हो रही है यहाँ पर। लव जिहाद, धर्म। रईसुद्दीन जी आपके पास आ रहे, उससे पहले केसी जैन जी आप जवाब दीजिए। खनन माफियाओं पर आखिर कार्रवाई कब होगी? जिहाद के ऊपर चलेगा। जिहाद का मतलब जानते नहीं है ये? अब बताइए, बात हो रही है। रईसुद्दीन जी लव जिहाद का मतलब जानने में यहाँ नहीं बैठे, हम खनन माफियाओं पर बात कर रहे हैं और हमें इसी पर जवाब चाहिए। और केसी जैन की 2 मिनट बात तो सुन लीजिए, क्या क्या रहे वो। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये भड़काने का और मतलब जो है भटकाने का काम करते हैं। ये मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम नहीं है, विकास करना जानते नहीं है ये, सिवाय लव जिहाद और मतलब हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास है क्या? अरे हमने 36,000 करोड़ किसानों का माफ किया। 36,000 करोड़। जी अब 2 मिनट केसी जान जी की बात सुन लेते हैं खनन माफियाओं को लेकर। हम खनन माफियाओं पर आखिर कार्रवाई कब होगी, हम इस पर बात करें, ना कि लव जिहाद और धर्म को लेकर। केसी जान जी आप बताइए कब होगी कार्रवाई? जिस तरीके से आगरा में, बांदा में मौत हो रही है, अधिकारियों को पर हमला किया जा रहा है, इसको लेकर ये बताइए कि आखिर कब होगी इन लोगों पर कार्रवाई? हम 3,60,000 करोड़ माननीय अखिलेश यादव जी से माफ करा दें, केंद्र बनने तो दो हमारी सरकार। जब बनेगी तो हम बात करेंगे। रईसुद्दीन जी 2 मिनट आप खामोश हो जाइए। केसी जैन जी की बात तो सुन लीजिए। हम खनन माफियाओं पर बात कर रहे हैं, आप क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? हमारा गुंडा राज के चक्कर में नहीं फंसना चाहती है। झूठ की हंडिया ज्यादा दिन नहीं चलती, आपकी हंडिया पक चुकी है अब। और इसी बीच हमारे साथ मंदसौर से सुनील जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। जी सुनील जी अपनी बात रखिए। मैम नमस्ते। मेरा ये सपा नेताजी से निवेदन है, आपकी मैं लगातार ये बहस देख रहा हूँ, पर ये मुद्दे से भटका रहे हैं। कई लव जिहाद ला रहे हैं, कई और इसी साथ बीच में कुछ दूसरा मामला ला रहे हैं। और पहले इनसे सही से कम जी। हेलो जी सुनील जी आपकी आवाज आ रही है।
लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ आशुतोष कानपुर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। हमारे देश के जो नेता हैं, जो किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको सिर्फ अपना ईगो क्यों ललकारते हैं, जनता को हैरेसमेंट क्यों करते हैं? जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और हमारे साथ सपा नेता और भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, केसी जैन जी और रईसुद्दीन जी। सबसे पहले हम आएंगे केसी जैन जी के पास। केसी जैन जी, जिस तरीके से लगातार अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, सीधा सवाल है कि आखिर खनन माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? अभी तक जिन लोगों पर हुई है ये नहीं जाना है, अब जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उन पर बात करिए। केसी जैन जी, जवाब। खनन मंत्री थे ना वो, अरे खनन माफियाओं की बदौलत तो आप खनन मंत्री थे ना गायत्री प्रजापति, वो जेल में नहीं है। आज खनन माफियाओं उनको न्यायालय ने जमानत तक नहीं दी। रईसुद्दीन जी, हम बात कर रहे हैं केसी जैन जी से, उससे जवाब चाह रहे हैं। आप 2 मिनट खामोशी से उनकी बात सुन लीजिए। जी केसी जैन जी, बात पूरी करिए। देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी। बड़े बड़े जो माफिया थे या तो प्रदेश छोड़ दिए या उनकी जगह जेल में जी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक चीज बहुत स्पष्ट कही कि अगर दोनों में से उसके बाद में भी तीसरी जगह है तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो माफिया राज अब तक की कायम था पिछले 5 साल की सरकार में, भू माफिया, खनन माफिया, इस तरीके से जो कायम थे, 50-50 हजार के जो इनामी बदमाश थे, 1-1 लाख के इनामी बदमाश थे, उनको पिछली सरकार ने संरक्षण दे रखा था। गायत्री प्रजापति जैसे लोगों पे किस तरीके के मुकदमे कायम हुए, माननीय न्यायालय ने आज तक उनको जमानत तक नहीं दी है और ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेकर के भी हम आ रहे हैं और जो खनन माफिया उन पे लगातार कार्रवाई हो रही है। कई जिले के डीएम और एसपीओ को हटाया भी गया है, कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और जबरन वीआरएस देने का भी काम किया है जिन अधिकारियों ने लापरवाही। केसी जैन जी, किसी एक खनन माफिया का नाम बता दीजिए जिसका मकान तोड़ा गया हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो आगरा हो, कार्रवाई की गई हो, बड़ी कार्रवाई की गई हो। एक खनन माफिया का नाम बता दीजिए। देखिए, हमने आपसे बताया कि महाराजगंज के एसडीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राजेंद्र कुमार पे भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब डीएम और एसपी जो संलिप्त पाए गए वो नहीं बच सकते हैं तो खनन माफिया कहां से बच सकते हैं? हमने जो 3,000 इनकाउंटर्स में 4,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, जिनको जेल भेजने का हमने काम किया, वो कौन थे? खनन माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, गुड्डा भी थे, गैंगस्टर के भी लोग। वो रिटायर्ड हो गए जो जेल में, उनके बारे में भी तो बताइए। जो आपके साथी रहे पहले 1-1 लाख के इनामी बदमाश, उनके बारे में तो बताइए। आप बताऊं, कुमाऊं के उत्तराखंड के कमिश्नर रहे, अब अभी 2-4 महीने पहले रिटायर हुए हैं, नोएडा में रह रहे हैं, जेल गए। आप झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम करते हैं क्या? आपको जानकारी करनी चाहिए, जानकारी लेके आनी चाहिए। राजीव रौतेला एसडीएम कब रहे? राजीव रौतेला कमिश्नर थे भाई गोरखपुर के, आप पता करिए। हम आपको बता रहे हैं कि कई बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की शासन सरकार ने किया। और नहीं, जानकारी आप कर लीजिए। 1-1 लाख रुपए बदमाशों के बारे में। केसी जैन जी, आपसे जानना चाहते हैं, कानपुर देहात के जो एसडीएम थे उनको प्राइस पोस्टिंग दे दी गई लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त नोएडा के अंदर बैठे हुए हैं। केडीए का उपाध्यक्ष बना दिया आपने उन्हें, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कमिश्नर रहे वो जी, मैं बताना चाहता हूं। रईसुद्दीन जी, आपको बोलने का मौका देंगे। केसी जैन जी से सवाल जवाब कर ले पहले। प्रजापति जैसे लोगों डीएम मंत्री रहते हुए कानपुर देहात के जो डीएम थे, कानपुर देहात के जो डीएम थे, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मतलब गोरखपुर के, उसके बाद वो कमिश्नर बने कुमायूं के। आपको मालूम कुछ है नहीं? उत्तराखंड उनका ट्रांसफर हो गया था। अरे मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के बड़े अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई। मैं उनको इसलिए बता रहा हूँ, कई डीएम पे भी कार्रवाई हुई, जिनमें से आपने उनको प्राइस पोस्टिंग दे दी, कार्रवाई कहाँ हुई? राजेश कुमार पे भी कार्रवाई। राजेश कुमार डीएम थे नहीं थे कानपुर देहात के, जिन पे कार्रवाई हुई।
उन पर कार्रवाई नहीं हुई, वही तो कह रहे हैं, उन पर कार्रवाई कहाँ हुई? उन्हें केडिया का अध्यक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया गया। उनके खिलाफ पूरी जांच हुई, पूरी कार्रवाई हुई। अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन उन पे भी कार्रवाई की गई थी। कितने लोगों को वीआरएस दिया गया, कितने आईएएस को वीआरएस दिया गया, कितने पीसीएस को जबरन वीआरएस देने का काम किया सरकार ने। आपके नंबर कम हो गए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के अगर नुमाइंदे हैं तो आपके नंबर कम हो गए। आप कमिश्नर, अरे आप तो गायत्री प्रजापति के नुमाइंदे हैं ना। अरे गायत्री प्रजापति के नुमाइंदे तो आप हैं। 4 साल आपकी गवर्नमेंट हो गई, आप बताइए। अरे तो हमने 4 साल से उनको जेल में रखा हुआ है, प्राप्त है 4 साल से उनको हमने जेल में रखा हुआ है। अरे आपको आप जमानत नहीं करा पाए, कमिश्नर को एसडीएम कहते हैं, आपको कुछ आप उनकी जमानत नहीं करा पाए। उत्तराखंड चले गए। केसी जैन जी, जिस तरीके से तमाम खनन, अवैध खनन का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस समय जो हौसले बुलंद है खनन माफियाओं की, जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उनको कहां से इतना संरक्षण प्राप्त हो रहा है कि उनके हौसले इतने बुलंद हो गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसको लेकर क्या कहना है? नहीं हो रही। और इसी बीच हमारे साथ जयपाल दिल्ली से दर्शक जुड़ चुके हैं। जयपाल जी, अपनी बात रखिए। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो है ना, नेता जो है ना, भ्रष्टाचार का मूल कारण है। ये जो है ना, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं करेंगे, डीएम और एसडीएम को दबा सकते हैं। जी जयपाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशुतोष कानपुर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कानपुर के छावनी परिषद में केसी जैन जी से मेरी बातचीत होनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन मेरा ये है कि जो कानपुर कैंट के जो अध्यापिकाएं हैं जिनको रोजी रोजगार कोरोना काल में नहीं हटाना चाहिए, उनकी रोजी रोजगार क्यों छीन लिया गया? जी आशुतोष जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अबरार अली सीतापुर से जुड़े हुए हैं, फजल रहमान बरेली से जुड़े हुए हैं और रैसुद्दीन कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी नहीं है अब हमारे साथ। अबरार, आपके पास आना चाहेंगे। ऐसे खनन माफियाओं की जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी तक और जानकारी मिल पाई है? आपको बताना चाहूंगा, अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार सीतापुर में खनन माफियाओं का बहुत हौसले बुलंद है। अगर सीतापुर की महोली की बात की जाए या लहरपुर की बात की जाए या तंबौर की या रेउसा की, सभी जगह खनन माफिया का हौसले बुलंद रहते हैं और ऐसा नहीं होता। उनका पर संरक्षण पूरा प्राप्त है। जो यहाँ के नेता हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका संरक्षण पूरा तरीके से प्राप्त होता है, तब जाके ये पूरे रातों दिन ये खनन करते हैं। और अगर कोई विरोध करता है तो उसको या तो उसके पर मुकदमे लिखा दिए जाते हैं या उसको जो है मारपीट के दबा दिया जाता है। पूरे जिले में चल रहा है, सभी के अधिकारियों की जानकारी में होता है। और जब मामला ऊपर तक जाता है या किसी को कुछ दुर्घटना हो जाती है, तभी अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं। वैसे तो सभी की जानकारी में होता है पूरा मामला और पूरे तरीके से खनन माफिया ऊपर से संरक्षण प्राप्त रहता है, इन पर नेताओं का भी और अधिकारियों का भी। जी, सीतापुर में जिस तरीके से घटना घटी थी, उसको लेकर अभी तक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उस पर अधिकारियों से बात की गई तो लगातार उनका कहना है कि हमने कार्रवाई, वो केवल मारपीट दिखा रहे हैं। यहाँ के मामला जो है, जो परिवार आरोप लगा रहा है कि वो हमारे खेत से बालू निकाल रहा था, जिसकी मैंने शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी ये पुलिस ने बताया कि केवल वो मारपीट, 2 पक्षों का मारपीट था और मारपीट का मामला दर्ज करके उसको बंद कर दिया गया है। हल्की धाराओं में सबकी मामला दर्ज हो जाता है और एक उसके परिवार की एक महिला की मौत हो जाती है। लेकिन इस पर पुलिस है जो अपने को मामले को दबाने में लगी रहती है। जी, और हमारे साथ फजल रहमान बरेली से जुड़े हुए हैं। बरेली में जिस तरीके से सदर एसडीएम पर उनको कुचलने का प्रयास किया गया, उनके अर्दली को कुचलने का प्रयास किया गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई, और खनन को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास फजल रहमान? बरेली में खनन माफियाओं का तो हौसला बुलंदी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही यहाँ ही इज्जत नगर थाने बैरियर नंबर 1 पर जो इंचार्ज थे, उन्होंने भी जांच करने गांव पहुंचे थे, तो वहां पर भाजपा के सभासद ने उन्हें घर में घुस बैठालकर और मारापीटी की थी। इसका मुकदमा लिखा जाना था। तब उसके बाद ही
बीजेपी के सारे विधायक इकट्ठा हो गए और कप्तान के पास पहुंच गए। कप्तान पर दबाव बनाने के बाद ऐसे वो चौकी इंचार्ज को पहले तो लाइन हाजिर किया गया, उसके पास 9 विधायकों ने और दबाव बनाया तो उसको जो चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, क्योंकि भूमाफिया पूरी तरीके से सक्रिय है बरेली में और आए दिन उनका यही रहता है कि ज्यादातर ये लोग रात में काम करते हैं। लगातार इन्हें जो नेता हैं उनका संरक्षण रात है और जब पुलिसकर्मी कोई भी उस पर एक्शन लेता है तो सारे नेता इकट्ठे हो जाते हैं और अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। उसके बाद उनका नाम निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर नेता खनन माफिया है और खनन का काम ही करते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी की पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खनन लगातार बरेली में चालू है। इसी पे ही करोड़ों का खेल चलता है, क्योंकि खनन माफिया जितने भी होते हैं वो पार्टी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें मोटा चंदा देते हैं। इसी के आधार पर वो जब सरकार बनती है तो खनन का काम पूरी तरीके से करते हैं। कोई भी नेता पकड़ा जाता है खनन के उसमें तो तुरंत ही विधायक या सांसद का खून अधिकारियों पे खनखनाने लगता है। इसी के चलते इन खनन माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि कहना मुश्किल है कि अभी तक बरेली में इतना खनन हो रहा है कि दिनों रात चारों तरफ से ट्रालियां चल रही हैं। चारों 5 तहसीलों में लगातार बरेली में खनन हो रहा है। कोई भी अधिकारी से जब हम लोग बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि जांच कराएंगे, जांच के बाद देखा जाएगा। और जांच के बाद जब देखा जाता है कि कोई भी पुलिसकर्मी या चौकी इंचार्ज या कोतवाल किसी नेता पर कार्रवाई करता है तो ये सारे विधायक और सांसद मिलकर अधिकारी पर दबाव बनाते हैं और उस कर्मचारी या कोतवाल या चौकी इंचार्ज को ही सस्पेंड या लाइन हाजिर करा देते हैं। जी हमारे साथ सपा नेता रसूद्दीन जी जुड़े हुए हैं। रसूद्दीन जी, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सपा बसपा या भाजपा की सरकार, खनन माफियाओं पर अंकुश कभी नहीं लग पाया है। खनन माफिया जो हैं वो धड़ल्ले से अवैध खनन करते हैं। चाहे वो आपकी सरकार की भी बात करें, आपकी सरकार में भी तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए थे जिन पर, चाहे वो ISB चंद्रकला हो, जिन पर खनन माफिया CBI की जांच भी हुई थी, इसको लेकर भी। तो कहीं ना कहीं सरकारें बदलती गई लेकिन जो खनन माफियाओं का जो काम है वो चलता चला जा रहा है। ये खनन माफियाओं को जो अभी भाई बोल रहे थे उन्होंने सही कहा कि नेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त होता है और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है ये बहुत गलत काम है। और 4 साल इनकी सरकार को हो गए और इन्होंने खनन माफियाओं को इतना मतलब शक्तिशाली कर बना दिया है कि वो सरेआम ना सिपाही देख रहे हैं ना अधिकारी देख रहे हैं, उनको रौंदे डाल रहे हैं। अभी आगरा के सैया थाना के अंतर्गत एक नौजवान सिपाही शहीद कर दिया गया है, कुचल दिया गया गाड़ी से। और आप देखिए कितनी दर्दनाक है ये कि जिसके घर से कुछ जाता है तो उसको एहसास होता है। और हम तमाम लोगों को इसका एहसास है, जनता को जो पीड़ित है। और ये तमाम चीजें जो है इनके 4 साल के शासनकाल के अंदर संरक्षक प्राप्त है और ये कहते थे कि हम सबका जड़ मूल से समाप्त कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। विकास के नाम पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, विकास के नाम पे कुछ करना ही नहीं चाहते। और ये जो कर रहे हैं, ये जो खनन माफियाओं का हिसाब किताब है, ये बहुत जुल्म है और इनको सरकार को देखना चाहिए। कोई ऐसे ही मतलब जो है निकालना चाहिए जिससे कि मतलब जो है कम से कम मतलब जो है अधिकारियों का उत्पीड़न रुक सके, सिपाहियों का उत्पीड़न रुक सके, जनता का उत्पीड़न रुक सके। लेकिन ये लोग जो है 4 साल में बदमस्त है और नेता लोग जो है जो संरक्षक प्राप्त है वो इस हरकत को अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने इतना किया है कि किसी भी सरकार में मैं समझता हूँ कि मामूली से हुआ होगा। इस सरकार में 4 साल के कार्यकाल के अंदर जितना कुछ हुआ आपके सामने है, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स के आधार पर आप देखिए कि उन सरकारों को मिला लीजिए और इस सरकार को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। विकास के नाम पे ये बात करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आगरा से लेकर लखनऊ तक का रोड बनाया और 22 महीने के अंदर बना के रख दिया। उसके बाद आगरा का एक रोड था, फतेहाबाद रोड जिसे कहते हैं, वो आज तक नहीं बना। आगरा स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया। हम आगरा की बहबूदी की बात करते हैं, आगरा में बैराज स्थापित हो, ये काम करते हैं। 9 विधायक है, इनके 2 सांसद है, एक जिला पंचायत का अध्यक्ष, एक मेयर है और उसके बावजूद यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता। और सरकार मिनी सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, बावजूद इसके आगरा में एयरपोर्ट नहीं है, जबकि आगरा पर्यटक दृष्टिकोण को देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज होनी चाहिए, हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर ये बात करना नहीं चाहते। ये बात करेंगे लव जिहाद पर,
ये बात करेंगे किसी और मुद्दे पर, अब ये बात करेंगे हिंदू और मुसलमान पर। अरे भाई, हिंदू और मुसलमान तो बात की चीज है, पहले तो देशभक्ति है। हम लोग देशवासी हैं, हम देश के नागरिक हैं। ये तो जब हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान है, आप हिंदू के घर में पैदा हुए इसलिए हिंदू है, क्योंकि जन्म से सिखाया जाता है कि आप नमाज पढ़िए और आप पूजा अर्चना करिए। लेकिन इस तरह की जो डिबेट है, जो इस तरह के लोग जो झूठ बोलते हैं, इनको मालूम तो कुछ होता नहीं। अब कमिश्नर को एसडीएम बता रहे हैं, और उन कमिश्नर का तबादला हुए भी जमाना हो गया। वो कुमाऊं के मतलब जो है क्या कहते हैं कमिश्नर रहे और आज रिटायर हो गए, और रिटायर होकर नोएडा में बढ़िया जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जेल में चले गए। ये कितने झूठ है, और जनता को कब तक गुमराह करोगे आप? सच्चाई के बात आइए। ये हिंदू मुसलमान का चैप्टर बंद करिए। लव जिहाद, जिहाद का मतलब आप जानते नहीं है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, है जद्दोजहद करना। आप कुछ जानते हो नहीं, दो चार लफ्ज पकड़ लेते हो, उनको बनाने लग जाते हो, और उन बनाने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। अरे बात कर रहे थे आप मतलब जो ये माफियाओं के खिलाफ है कि ये खनन माफिया किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ बात ना करके आप तमाम इधर उधर की बातें दी है। आपको ये कहना चाहिए विकास कैसे होना चाहिए। आपने कहा कि 36,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ कर दिया। क्यों कर दिया भाई? 36,000 करोड़ तभी किसान सड़कों पे क्यों बैठा है आज? और सड़कों पे तमाम बैठा हुआ, इस कदर सड़कों पे बैठा कि आज 15 दिन हो गए। जी रासुद्दीन, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब कार्रवाई होती है इन खनन माफियाओं पे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट पे शामिल होने के लिए। सूबे में खनन माफियाओं का लगातार हौसला बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन के शिकार हो रहे हैं जिले। प्रशासन का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अधिकारियों पर कार्रवाई करने पर हमला किया जा रहा है। कभी सिपाही कभी एसडीएम निशाना बनाए जा रहे हैं। तो बड़ी बात है कि आखिर खनन माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन कब होगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।